लास्ट वीडियो में मैंने सेंटर ऑफ मास को डिफ़ाइन किया। अब हमें सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना सीखना है कि कहाँ पर, कैसे लोकेट करेंगे, कहाँ पर है सेंटर ऑफ मास। टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल m1 है, दूसरा पार्टिकल m2, दो पार्टिकल है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो ग्राफिकल मेथड तो ये कहता है कि ये दोनों पार्टिकल को पहले ज्वाइन करो। तो इस लाइन पे जो हमने लाइन बनाया ज्वाइन करके, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे अगर m1 अगर m2 से ज़्यादा है तो m1 के पास होगा सेंटर ऑफ मास, m2 अगर ज़्यादा है तो m2 के पास होगा सेंटर ऑफ मास, और m1 इक्वल टू m2 है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। सपोज़ m1 ग्रेटर देन m2, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं हम ले सकते हैं सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे टोटल मास हम कितना लिखेंगे, m1 प्लस m2, जबकि असल में देखा जाए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है कि हाँ यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। तो m1 m2 दो पार्टिकल है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है m1 प्लस m2, ठीक है। और अगर तीन पार्टिकल है, तीन पार्टिकल m1 m2 m3, तीन पार्टिकल कैसे निकालेंगे, तो वैसे ही बस वही तरीका लगाएंगे। पहले दो का निकाल लो, m1 m2, दो का निकाला, सपोज़ यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आया m1 प्लस m2, यहाँ आया सेंटर ऑफ मास। फिर इसको और ये तीसरे वाले को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ टोटल मास आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तो फाइनली यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है तीन पार्टिकल का। तो ये ग्राफिकल तरीका हो गया कि सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर सिस्टम का सारा मास हम एज्यूम करते हैं कि कंसनट्रेटेड है। अब देखो, तीन पार्टिकल को अलग अलग स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने सारा मास ले लिया, एक सिंगल पार्टिकल बन गया। अब इसी पार्टिकल को स्टडी करना है। जैसे दो पार्टिकल है, दोनों को अलग अलग स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक पार्टिकल एज्यूम कर लो और इसी पार्टिकल पे सारा फोकस रखो, इसी का एक्सेलरेशन, इसी का वेलोसिटी, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, सब इसी के बारे में बात करो, ठीक है। तो वही सब आगे हम करेंगे। तो लेकिन ये ग्राफिकल तरीके से काम नहीं चलेगा, हमें कोई फॉर्मूला निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सपोज़ जैसे ये हमने कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी ये बनाया नहीं मैंने। यहाँ पर इस पॉइंट पे एक पार्टिकल है, इसका m1 मास है, यहाँ पर m2 है, ये m2 हो गया, ये m1 हो गया। और m1 जिस पॉइंट पे वो पॉइंट है a, m2 जिस पॉइंट पे वो पॉइंट है b। इस a पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है, OA वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल m1। OB वेक्टर, इसको मैं OA वेक्टर को लिख देता हूँ r1 वेक्टर, OB वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर, m1 m2। अब इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में कहीं होगा इसी लाइन पे। तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ पहले, इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। सपोज़ यहाँ पर कहीं, यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, सपोज़ ये पॉइंट है C एंड हियर इज एट द पॉइंट C देयर इज सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर ये सिस्टम का टोटल मास m1 प्लस m2 सपोज़ यहाँ पर कंसनट्रेटेड है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, और कॉम मतलब सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये निकालना है हमें, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। अब ये यहाँ पर दो पार्टिकल है m1 m2, m1 को ये m2 अपनी तरफ पुल कर रहा है, और m1 भी m2 को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ये इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, मैं वो दिखा देता हूँ। ये F12 वेक्टर, ये फोर्स m1 पे लग रहा है। F12 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन m1, ये फोर्स m1 पे लग रहा है बाई m2, इसलिए ये सफिक्स देख लो F12, ऐसे F12। सिमिलरली F21 हो गया फोर्स ऑन m2 बाई m1, F21 वेक्टर।
ये जो फोर्स लग रहे हैं ये M1 M2 के बीच में, इसको बोलते हैं हम इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। इंटरनल है, सिस्टम में अंदर ही अंदर ये फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। These two forces are equal in magnitude, opposite in direction। और ये M1 पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, सपोज ये F1 वेक्टर लग रहा है, M2 पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो F2 वेक्टर लग रहा है। ये एक्सटर्नल फोर्सेस है। M1 पे F1 वेक्टर, सपोज कोई भी डायरेक्शन, रैंडम कोई भी डायरेक्शन में लगा दिया हमने। M1 पे ये फोर्स बाहर से लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। ये M2 पे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। तो F1 वेक्टर हो गया एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1, F2 वेक्टर हो गया एक्सटर्नल फोर्स ऑन M2। न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा है, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो अब इस पे M1 पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है? एक तो ये बाहर से लग रहा है और ये दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हम M1 पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन M1, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये फोर्स कितना F1 प्लस F12, M1 पे ये फोर्स लग रहा है, इक्वल टू डी ऑफ P1 वेक्टर। अच्छा, ये M1 M2 इस टाइम, मतलब इनके पास इस मोमेंट पे M1 की वेलोसिटी V1 वेक्टर है, M2 की वेलोसिटी V2 वेक्टर है। ये मूव कर रहे हैं, अभी यहाँ पर है, अगले मोमेंट पे कहीं और भी हो सकते हैं दोनों पार्टिकल। तो मोमेंटम P1 वेक्टर इक्वल टू M1 V1 वेक्टर, मोमेंटम ऑफ M1, और ये P1 वेक्टर की जगह लिखा M1 V1 वेक्टर। M1 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, ये ऐसे हो गया। इसके बाद इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये F1 वेक्टर F12 वेक्टर M1 dV1 dt। अब ये जो पोजीशन वेक्टर R1 है इस M1 का, M1 यहाँ पर है, इसका पोजीशन वेक्टर जो R1 है उसका जो डेरिवेटिव है dr1 dt वो वेलोसिटी होता है, ये हमें पहले से ही पता है, V1 वेक्टर dr1 dt। तो मैंने V1 वेक्टर की जगह लिखा dr1 dt, फिर d और d को मल्टीप्लाई किया, d स्क्वायर हो गया, dt एक ही चीज़ है, dt मल्टीप्लाई करके dt स्क्वायर होता है। M1 को अंदर ले गया, ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। M1 d2 dt2 M1 R1 वेक्टर। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ हमने लगाया M1 पे। यहाँ पर ध्यान रहे V1 वेक्टर इक्वल टू dr1 dt लिखा है, एक बार रिपीट करके भी देख लेना। अब हम M2 पे लगाएंगे। सिमिलरली अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन M2। ये M2 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ये एक्सटर्नल फोर्स F2 है और ये इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम है F21। तो बिल्कुल इसी को देखते हुए इसकी कॉपी है, बस F1 की जगह F2 लिख दिया, F12 की जगह F21 लिख दिया, d2 dt2 वैसे ही है, M1 R1 की जगह M2 R2, तो M2 पे लग गया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके फिर देखते हैं फाइनली क्या मिलता है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये F12 F21 कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। d2 dt2 और फिर ये कॉमन ले लिया, M1 R1 प्लस M2 R2, ये ऐसे हो गया। सेंटर मास के कैलकुलेशन में ये जो इंटरनल फोर्सेस है सिस्टम में, जो इंटरनल फोर्सेस है वो दे ईट ईच अदर, एक दूसरे को बिल्कुल खा जाते हैं, ये मतलब इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन में इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना ये बात। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन ये है कि जैसे एक्सटर्नल फोर्स M1 पे लग रहा है, एक तो ये M1 है यहाँ पे, और एक्सटर्नल फोर्स एक लग रहा है M2 पे, M2 यहाँ पर है। सेंटर ऑफ मास ये कहता है डेफिनेशन कि जो फोर्स हमने एक्सटर्नल M1 पे लगाया है F1, M2 पे लगाया F2, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ये कहती है कि सारा एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगाओ, मतलब अलग अलग पार्टिकल पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब दोनों पार्टिकल को एक पार्टिकल बना दिया गया है। सेंटर ऑफ मास कहता है कि दो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके बदले एक पार्टिकल है, ठीक है ना, एक पार्टिकल है। तो जो फोर्स हमने अलग अलग लगाया हुआ था एक्सटर्नल F1 F2, वो सारा फोर्स हमें कहाँ लगाना है? सेंटर ऑफ मास पे लगाना है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब सेंटर ऑफ मास पे कितना मास है? सेंटर ऑफ मास के अंदर कितना मास होता है? M1 प्लस M2, दोनों पार्टिकल का जो टोटल मास बना वो। तो सेंटर ऑफ मास के लिए सिमिलरली हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह से। F1 प्लस F2 फोर्स, इंटरनल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, d2 dt2 वैसे ही है। मास कितना लेंगे सेंटर ऑफ मास का? M1 प्लस M2 और R कॉम,
ये लगा दिया, जैसे ये यही लगा दिया वाला फोर्स फॉर्मूला, यही न्यूटन सेकेंड लॉ, d2 dt2, मास हमने सेंटर मास का m1 प्लस m2 लिया, आर कॉम हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करो, ये लेफ्ट साइड ये सेम है, d2 dt2 ये भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला और ये सेम हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये हो गया m1 प्लस m2 आर कॉम इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। तो दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम आर कॉम। दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर n पार्टिकल है तो n तक एक्सटेंड कर देंगे, जैसे 3 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल का क्या होगा सेंटर ऑफ मास, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m प्लस m2 प्लस m3। सो फॉर n पार्टिकल सिस्टम आर कॉम इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn r1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात बता दूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ड्यू टू ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड इंटरनल फोर्सेस हैव नो कंट्रीब्यूशन इन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं, द ईट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कोई भूल